हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर एग्जाम जैसा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिनिधिक दायित्व यानी कि वैकेरियस लायबिलिटी। पहले जान लेते हैं कि प्रतिनिधिक दायित्व क्या होता है। तो आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने स्वयं के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, परंतु कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए दायित्वाधीन होता है। ऐसे दायित्व को प्रतिनिधिक दायित्व कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर सामान्यतः जो व्यक्ति दोषपूर्ण कार्य करता है उसका लायबल वह स्वयं होता है, किंतु कुछ अपवाद ऐसे हैं कि जिनमें काम तो कोई और करेगा, टास्क कोई और करेगा, अपकृत्य कोई और करेगा, लेकिन उसका लायबल कोई और होता है जो उसका उत्तराधिकार मतलब उसका मतलब कि उसका जो प्रतिनिधिक होता है। उसके बाद से देखिए सामान्य ने क्या कहा है कि सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए दायी होता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कृत्यों के लिए भी विधि द्वारा दायी ठहराया जाता है, चाहे वह निर्दोषी क्यों ना हो। ये सामान्य ने अपने शब्दों में कहा है कि सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए दायी होता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कृत्यों के लिए भी विधि द्वारा दायी ठहराया जाता है, और चाहे वह निर्दोष ही क्यों ना हो। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों कि प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत किन दो सूत्रों पर आधारित है। तो पहला है क्वी फासिट पर एलियम फेसिट पर सी। इसका मतलब यह है कि इस कथन के अनुसार जो व्यक्ति किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, विधि की दृष्टि में स्वयं ही उसे कार्य करने वाला समझा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर है और वो दूसरे की सहायता से, दूसरे के माध्यम से, दूसरे के थ्रू अगर कोई काम करता है, तो वह जिसके द्वारा काम करता है वह स्वयं लायबल होगा, स्वयं दोषी होगा। इसमें केस है एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सेटवेल। तो इस बात में अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत का विकास सामाजिक सुविधा तथा रूखे न्याय से हुआ। चूँकि स्वामी सेवक को नौकर पर रखता है, अतः स्वामी विश्व में अपने सब सेवक के उसके नियोजन की परिधि में किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर किसी की कोई सेवा काल अवधि है, कोई टाइम पीरियड है जो कि हमेशा शायद 8 घंटे का होता है, अगर उस पीरियड में, उस समय में अगर कोई टास्क करता है, अपकृत्य करता है, तो सामान्यतः स्वामी ही उसका लायबल होगा। दूसरा आपका है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कथन का अभिप्राय यह है कि यदि अपकृत्यकर्ता को कृत्य करने का अधिकार किसी सुपीरियर या अथवा प्रधान से मिला था, तो प्रधान को ही उत्तरदायी माना जाना चाहिए। इस प्रकार कार्य व्यापार में नौकर द्वारा किए गए कार्य मालिक के द्वारा किए गए कार्य समझे जाना चाहिए, और एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रधान, एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के प्रधान तथा एजेंट दोनों ही सम्मिलित रूप से अलग अलग उत्तरदायी माने जाते हैं। इसमें देखिए केस है बख्शी सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था कि अपने सेवक के कार्यों के लिए स्वामी का उत्तरदायित्व होना इस सूत्र पर आधारित है कि प्रधान व्यक्ति ही दायी होता है। इसको पहले ही समझा दिए थे कि जो उसका प्रधान होगा, जो उसका स्वामी होगा, वह ही लायबल होगा, दायी वही होगा। अब देखिए इसका आधुनिक दृष्टिकोण। तो वर्तमान समय में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत उपर्युक्त कथनों के साथ ही एक नवीन दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसे लॉर्ड पियर्स ने इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम स्टेटवेल के वाद में इस प्रकार व्यक्त किया है कि, अब देखिए कैसे किया है, कि प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत किसी बहुत स्पष्ट एवं तर्कयुक्त विधिक सिद्धांत से नहीं निकला है, बल्कि सामाजिक सुविधा एवं सामान्य न्याय पर आधारित है। मालिक नौकर को अपने लाभ के लिए रखता है और इस स्थिति में रहता है कि क्षतिपूर्ति कर सके। इसलिए नौकर द्वारा सेवा काल में की गई सभी क्षतियाँ
के लिए उसे यानी कि मालिक को उत्तरदायी ठहराना उचित होगा। अब इसका प्रकार देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ प्रतिनिधिक दायित्व के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला है अनुसमर्थन द्वारा उत्पन्न दायित्व, इंग्लिश में इसे कहेंगे लायबिलिटी ऑफ रेटिफिकेशन। दूसरा है आपका विशिष्ट संबंधों के द्वारा बाय स्पेशल रिलेशनशिप। तीसरा है दुष्प्रेरण द्वारा उत्पन्न दायित्व बाय एबेटमेंट। अब इसको विस्तार से जानेंगे। पहला है आपका अनुसमर्थन द्वारा उत्पन्न दायित्व। ये क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बिना किसी प्राप्त अधिकार के कोई कार्य करता है, तो यदि उस कार्य को बाद में दूसरे व्यक्ति जिसके लिए कार्य किया गया था उसके द्वारा अनुसमर्थित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार अनुसमर्थन करने वाला व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी हो जाता है, भले ही वह कार्य उसके लाभ के लिए हो या हानि के लिए। यानी कि अगर कोई कार्य जैसे ए है और बी के लिए कोई कार्य करता है, ठीक, और देखिए दोस्तों, अगर कोई ए है, कोई व्यक्ति का नाम जैसे ए है और वह बिना बी से पूछे, बिना अधिकार प्राप्त किए यदि कोई कार्य कर देता है, कृत्य कर देता है, तो बी अगर ए का अनुसमर्थन कर दे, उसका हामी भर दे, उसको एग्री कर दे, तो वह बी उत्तरदायी हो जाएगा, भले ही बी के लिए वह हानि हो या लाभ हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस उसका अनुसमर्थन होना चाहिए। इसमें 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है अनुसमर्थन का, जो कि पहला है आपका अनुसमर्थित कृत्य जब किया गया था तब अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति के लिए किया गया था, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति को कृत्य की अपकृत्य संबंधी प्रकृति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है आपका, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अवैधानिक एवं अवैध कार्यों का अनुसमर्थन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सिविल रंग में नहीं आता है अवैधानिक और अवैध कार्य, इसलिए इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो है ऊपर का 2, तो इसमें अगर व्यक्ति जानता है अनुसमर्थन करने वाला, तो उसका अनुसमर्थन कर देगा, और अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति को कृत्य संबंधी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जो अनुसमर्थन करता है उसको उसके जो अपकृत्य किया है दूसरा व्यक्ति, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे दोस्तों, विशिष्ट संबंधों के द्वारा, जब अपकृत्य करने वाले व्यक्ति एवं अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने वाले व्यक्ति के मध्य इस प्रकार विशिष्ट संबंध हो कि कृत्य करने वाले व्यक्ति के स्थान पर न्याय की दृष्टि से उससे संबंधित व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराना उचित प्रतीत हो, तो वास्तव में कार्य का संबंध उस व्यक्ति से था, यह मान लिया जाता है। अब इसमें केस क्या है देखिए, तो धरणीधर पंडा बनाम उड़ीसा राज्य, इस वाद में स्कूल के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण शिक्षा समिति की थी, जो राज्य के अभिकर्ता के रूप में कार्यरत है। स्कूल की चहारदीवारी व खंभे के गिर जाने से राज्य सरकार बच्चों की मृत्यु के लिए प्रतिनिहित रूप से जिम्मेदारी मानी गई थी। उस टाइम में धरणीधर पंडा बनाम उड़ीसा राज्य जो केस था, इसमें यह मामला था। अगला है आपका दुष्प्रेरण द्वारा उत्पन्न दायित्व। इसमें ये कहा गया कि जब कभी कोई अपकृत्य किया जाता है, तो कार्य करने वाले के साथ साथ कृत्य करने में जो मदद करता है वह भी उत्तरदायी माना जाता है, उसे भी अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो इसके लिए आवश्यक यह है कि इसमें 2 पॉइंट हैं कि वह जानबूझकर अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपकृत्य को करने के लिए किसी को उकसाए, या कृत्यकर्ता को उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृत्य को अवैधानिक ढंग से करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दे। तो इसमें है दोस्तों कि कई संबंध होने चाहिए, जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभिकर्ता के अपकृत्य के लिए प्रधान का दायित्व, ठीक। दूसरा है आपका किसी फर्म के भागीदारों के अपकृत्य के लिए दायित्व। तीसरा है सेवक के अपकृत्य के लिए स्वामी यानी कि मालिक का दायित्व। और चौथा है बालकों के अपकृत्य के लिए माता पिता या उसके जो संरक्षक हो उसका दायित्व। अब इसको नीचे फिर से विस्तार से समझेंगे।
पहला है अभिकर्ता के अपकृत्य के लिए प्रधान का दायित्व। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रधान अपना कार्य किसी अभिकर्ता से करवाता है और उस कार्य को करने से यदि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रधान उत्तरदायी होगा। यानी कि अगर ए जो है बी का प्रधान है, ठीक, और ए बी से कोई काम करवाता है और बी के उस कार्य के दौरान उसी कार्य की अवधि में कोई अपकृत्य हो जाता है तो उसका पूरा लायबल ए होगा, ठीक। प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किए गए दोषपूर्ण कृत्य के लिए प्रमुख उत्तरदायी होता है। यदि अभिकर्ता अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के बिना कोई कार्य करता है और प्रमुख में उसे अनुसमर्थन प्रदान कर देता है तो प्रमुख की उत्तरदायी हो जाएगी। उसका अनुसमर्थन भी कर देता है तो प्रमुख की उत्तरदायी होगी। इसको केस में इस प्रकार से है कि आर्मराड बनाम क्राफ्टसविले मोटर सर्विस लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि कार के स्वामी ने अपने मित्र को कार चलाने के लिए दी थी। मित्र द्वारा कार चलाते समय कार एक बस से टकरा जाती है। कार के स्वामी को उत्तरदायी ठहराया जाता है। यानी कि अगर जो कार्य का स्वामी था वो अपने मित्र को कार्य चलाने के लिए दिया और वह बस से टकरा गया तो उसका स्वामी जो होगा कार्य का वही उत्तरदायी होगा, क्योंकि वही अपने मित्र को कार्य चलाने के लिए सौंपा था। इसको एक और केस में देखें। इसका एक केस है लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। इस वाद में उसने ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी के कार्यालय से जो सॉलिटरों की एक फर्म थी संपर्क स्थापित किया और अपनी संपत्ति के निमित्त आवश्यक सलाह मांगी। कंपनी के प्रबंधकीय क्लर्क ने उसकी बातों को सुना और उसे यह सलाह दी कि वह दोनों कुटीरों को बेच दे और उससे प्राप्त धन का उपयोग किसी अन्य रीति से करे, किसी अन्य ढंग से करे। तो श्रीमती लॉयड से कहा गया कि वह दोनों दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दें। वे दस्तावेज उसके समक्ष प्रस्तावित विक्रय प्रपत्र के रूप में प्रस्तुत किए गए। वास्तव में जिन दस्तावेजों पर महिला से यानी कि श्रीमती लॉयड से हस्ताक्षर कराए गए वे स्वयं उसी कलर के पक्ष में लिखे गए दान प्रपत्र थे। उसके बाद उस क्लर्क ने संपत्ति को बेच दिया और उससे प्राप्त धनराशि का दुर्विनियोग कर दिया। क्लर्क ने केवल अपने लाभ के लिए यह सब किया था और उसके प्रमुख को उसके इन कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। यह धारित किया गया कि चूंकि अभिकर्ता ने अपने प्रमुख के प्रकट अथवा दृश्यमान प्राधिकार के अंतर्गत किया था, अतः प्रमुख अपने अभिकर्ता द्वारा किए गए कपट के लिए उत्तरदायी था, ठीक। एक और केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्याम देवी। तो इसमें वादी के पति ने कुछ धनराशि, इसमें से दोस्तों 2 ही लिखिएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 भी लिख सकते हैं तभी कोई बात नहीं है। तो लास्ट केस है कि वादी के पति ने कुछ धनराशि और चेक अपने मित्र को दिए। उसका मित्र प्रतिवादी बैंक का एक कर्मचारी था। धनराशि और चेक वादी के खाते में जमा करने के लिए दिए गए थे। इन्हें जमा करने की कोई उचित रसीद बैंक के कर्मचारी द्वारा नहीं दी गई थी। वास्तव में बैंक के कर्मचारी ने धनराशि का दुर्विनियोग कर लिया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि बैंक के कर्मचारी द्वारा जब कपट किया गया था तब तक बैंक के नियोजन के अनुक्रम में कार्य नहीं कर रहा था, क्योंकि वह उसके मित्र के रूप में कार्य कर रहा था, बल्कि जमाकर्ता के मित्र के रूप में अपनी निजी क्षमता के अंतर्गत कार्य कर रहा था। अतः प्रतिवादी बैंक को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह उस समय एक मित्र के रूप में गया था धनराशि जमा करने के लिए, उसका कोई कर्मचारी के रूप में नहीं था। अगला है दोस्तों कि किसी फर्म के भागीदारों के अपकृत्य के लिए उत्तरदायित्व। तो
इसमें यदि किसी फर्म का कोई भागीदार फर्म के कारोबार में के अनुक्रम में कोई अपकृत्य करता है तो उस फर्म के अन्य भागीदार को उसी सीमा तक उत्तरदायी होंगे जितना कि वास्तव में अपकृत्य करने वाला भागीदार उत्तरदायी होता है। प्रत्येक भागीदार का उत्तरदायित्व संयुक्त और पृथक दोनों से होता है। इसको आइए देखिए एक केस से समझे। हैमिल्टन बनाम होस्टन एंड कंपनी 1903 में था। इस वाद में प्रतिवादी के फर्म में दो भागीदार थे, जिनमें से एक ने अपने प्राधिकार में कार्य करते हुए वादी के क्लर्क को रिश्वत दी ताकि वह वादी के व्यापार की गोपनीय बातें बता दे। इस कार्य के लिए दोनों भागीदारों को उत्तरदायी ठहराया गया, जबकि दोषपूर्ण कार्य केवल एक भागीदार ही था। यानी कि जो दोष किया था वो तो सिर्फ क्लर्क को देने वाला जो रिश्वत दी वो किया था, लेकिन क्लर्क ने भी उसका साथ दिया, इसलिए दोनों का भागीदारी ठहराया गया। अगला है सेवक के अपकृत्य के लिए स्वामी का दायित्व। इसमें है यदि अपने नियोजन के अनुक्रम में कोई सेवक अपकृत्य करता है तो उसके लिए उसका स्वामी उत्तरदायी होगा। स्वामी का उत्तरदायित्व प्रतिवादी रेस्पोंडेंट सुपीरियर एवं क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, अर्थात इसका मतलब ये होगा कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे के माध्यम से कार्य करता है तो विधि के अधीन यह माना जाएगा कि उक्त कार्य उसने स्वयं किया है। इस सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि यदि सेवक ने कार्य करने में असावधानी बरती हो या उसने अपने स्वामी के आदेशों को जानबूझकर उल्लंघन किया हो, या यदि सेवक ने स्वामी के आदेशों का पालन करने में भूल या चूक किया हो या कपट किया हो या किसी अन्य को सेवाएं सुपुर्द की हो, तो इन परिस्थितियों में मालिक उत्तरदायी होता है। ये दोस्तों देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और सेवक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो स्वामी के निर्देश नियंत्रण के अनुसार करने हेतु नियोजित किया जाता है, यानी जो उसके निर्देशन और नियंत्रण में करे। किसी स्वतंत्र ठेकेदार को सेवक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एक निश्चित कार्य एक निश्चित प्रतिफल के लिए करता है, जिसमें वह अपना विवेक इस्तेमाल करता है और उस पर स्वामी का नियंत्रण नहीं होता है। देखिए दोस्तों, सेवक दो प्रकार के होते हैं। पहला सेवक तो स्वामी के निर्देशन और नियंत्रण पर करता है, लेकिन जो स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं वह एक समझ लीजिए एक संविदा पर, एक कॉन्ट्रैक्ट पर अपना काम करते हैं कि हाँ आप हमें इतना प्रतिफल दे दीजिए, आपका मैं काम पूरा करके दे दूंगा। तो वह ये होता है, स्वतंत्र होता है, ये निर्देश और नियंत्रण पर कार्य नहीं करता। उसको काम करने का मतलब है बस, तो काम करके वह पूरा करके दे देता है। लेकिन जो स्वामी दूसरा सेवक होता है वह स्वामी के निर्देशक और नियंत्रण पर कार्य करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि स्वामी लाइबल होता है, लेकिन जो स्वतंत्र ठेकेदार हैं उसके लिए स्वामी उसका मालिक लाइबल नहीं होता है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। अतः स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा किए गए कृत्य के लिए स्वामी उत्तरदायी नहीं होता है। उदाहरणार्थ देखिए, क का ड्राइवर उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाकर ख को टक्कर मार देता है। ऐसे में क उत्तरदायी है, लेकिन यदि क कहीं जाने के लिए भाड़े पर टैक्सी लेकर यात्रा करे और उस टैक्सी से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। क का ड्राइवर उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाकर ख को टक्कर मार देता है तो क उत्तरदायी है, क्योंकि वह उसका जो ड्राइवर है वह उसके स्वामी से नियंत्रण लेके, उसका निर्देश लेके क्या करता है, चलाता है। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति अगर टैक्सी यानी कि भाड़े पर लेकर अगर चलाए और उससे अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि उस गाड़ी का स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि वह भाड़े पर दिया था और भाड़े जो लिया था भाड़े पर वह स्वतंत्र होता है। इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं। जब स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए भी नियोजक उत्तरदायी होता है, जिसमें कठोर दायित्व के प्रमुख मामले हैं। अब देखिए दोस्तों, एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आती है, कठोर दायित्व, उसको हम अगले पार्ट में समझा देंगे। उसमें जो होता है कि स्वतंत्र ठेकेदारों के लिए भी नियोजक जो होता है उसका उत्तरदायी हो जाता है। अब इसको विस्तार से उस पार्ट में समझा देंगे, कमेंट करिएगा।
और चौथा है आपका, आगे देखें तो बालकों के अपकृत्य के लिए माता पिता एवं संरक्षक का दायित्व। ठीक, तो इसमें होता है कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत व्यथित पक्षकार को अपकृत्य करने वाली क्षति दिलाई जाती है, परंतु यदि अपकृत्य किसी बालक द्वारा किया गया हो, यानी कि वह अभी मेजोरिटी नहीं प्राप्त किया हो, बालक के द्वारा कोई अपकृत्य किया जाता हो, तो उन पर क्षतिपूर्ति का दायित्व अधिरोपित करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उनकी स्वयं की कोई आय नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यथित पक्षकार क्षतिपूर्ति से वंचित न हो, इसलिए क्षतिपूर्ति का दायित्व बालक के प्रति न होकर के उसके माता पिता या उसके संरक्षक यथास्थिति पर अधिरोपित कर दिया जाता है। उस परिस्थिति में देखते हुए अगर माता पिता के संरक्षक में है तो माता पिता के को लायबल ठहराया जाएगा, अन्यथा वो किसी और के संरक्षक में है कोई गाइडेंस पर तो उसको लायबल ठहराया जाएगा। देखिए जैसे एक शॉर्ट टाइप में हम जैसे लिख दिए हैं कि प्रतिनिधिक दायित्व क्या होता है। तो सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए दायी होता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कृत्यों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाता है, लायबल हो जाता है, चाहे वो निर्दोष क्यों हो। इसको एक शॉर्ट टाइप में लिख लीजिएगा। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत किन 2 सूत्रों पर आधारित है? तो पहला है आपका क्विक फासिट पर एलियम फेसिट पर सी, ये पहला है। दूसरा है आपका रेस्पोंडेंट सुपीरियर। अब इसे एक और है क्वेश्चन कि प्रतिनिधिक दायित्व कितने प्रकार से उत्पन्न होता है। तो पहला है अनुसमर्थन द्वारा उत्पन्न दायित्व, दूसरा है विशिष्ट संबंधों के द्वारा बाय स्पेशल रिलेशनशिप, और तीसरा है दुष्प्रेरण द्वारा उत्पन्न दायित्व बाय एबेटमेंट।